नमस्कार, मैं हूं विजय प्रताप और आप देख रहे हैं RKB न्यूज। और अब एक नजर आज की सुर्खियों पर। भारत और अमेरिका के बीच अटकी हुई व्यापार वार्ता अब दोबारा आगे बढ़ रही है। सोमवार को भारत के मुख्य वार्ताकार राजेश अग्रवाल ने बताया कि अमेरिका के मुख्य वार्ताकार ब्रेंडन लिंच भारत दौरे पर आए हैं। दोनों नेताओं की मंगलवार को पूरे दिन बैठक होगी। ये बैठक किसी आधिकारिक राउंड का हिस्सा नहीं है, लेकिन दोनों देशों के बीच समझौते की राह तलाशने की कोशिश होगी। इससे पहले अमेरिका ने भारत से आयात पर कुल 50% टैरिफ लगा दिया था, जिससे द्विपक्षीय व्यापार समझौते की बातचीत रुक गई थी। अगस्त के आखिरी हफ्ते में होने वाली वार्ता भी इसी वजह से टल गई थी। हालांकि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को स्पेशल रिलेशनशिप वाला देश बताया था और पीएम मोदी ने भी इसी पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। राजेश अग्रवाल ने कहा कि भारत और अमेरिका कई स्तरों पर बातचीत कर रहे हैं, टीम स्तर से लेकर मंत्री स्तर तक। ऐसे में ये बैठक उसी सिलसिले की अगली कड़ी है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि ट्रंप प्रशासन चीन से आने वाले सामान पर नए टैरिफ तभी लगाएगा जब यूरोपीय देश भी चीन और भारत पर सख्त ड्यूटी लगाएंगे। बेसेंट ने रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग से बातचीत में कहा कि यूरोपीय देशों को अब ज्यादा जिम्मेदारी लेनी होगी। उनका कहना था कि यूरोप को रूस की तेल कमाई बंद करने और यूक्रेन युद्ध खत्म करने में बड़ा कदम उठाना चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि यूरोपीय देश अपना हिस्सा निभाएं। जब तक यूरोप साथ नहीं आता, अमेरिका आगे नहीं बढ़ेगा। नेपाल में युवाओं का गुस्सा फिर से भड़क उठा है। इस बार यह गुस्सा नई प्रधानमंत्री बनी सुशीला कार्की के खिलाफ है। उनको महज 3 दिन पहले ही अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया था और अब जेनजी के युवा प्रदर्शनकारी फिर से सड़कों पर उतर आए हैं। उनका नारा है, इस सरकार को भी गिरा देंगे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नई सरकार भी पुरानी समस्याओं का समाधान नहीं कर रही है और यदि सुशीला कार्की ने वादे पूरे नहीं किए तो वो इसे भी उखाड़ फेंकेंगे। यानी भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानता और राजनीतिक भाई भतीजावाद के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन कुछ दिनों पहले ही KP शर्मा ओली की सरकार गिराने के बाद भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। मणिपुर में लंबे समय से राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। अब बीजेपी सरकार बनाने की तैयारी कर रही है। उम्मीद है इस महीने के अंत तक नई सरकार बन सकती है। पीएम मोदी शनिवार को मणिपुर पहुंचे थे। उनकी इस यात्रा के बाद पार्टी में सरकार बनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। फरवरी से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन है और विधानसभा सस्पेंडेड एनिमेशन में है। विधानसभा का कार्यकाल 2027 तक है। बीजेपी को मुख्यमंत्री का नाम तय करने में कठिनाई हो रही थी। इसी कारण 9 फरवरी को मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के 4 दिन बाद राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। बीरेन सिंह ने राज्य में लगातार हो रही जातीय हिंसा के बीच पद छोड़ दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि अगर बिहार में चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी की है तो पूरा अभ्यास यानी पूरी प्रक्रिया रद्द कर दी जाएगी। जस्टिस सूर्यकांत और जॉय माल्या बागची के बेंच ने मामले की अंतिम सुनवाई के लिए 7 अक्टूबर की तारीख तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल मान लिया गया है कि चुनाव आयोग कानून के मुताबिक काम कर रहा है, लेकिन अगर संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन हुआ तो पूरा SIR अमान्य होगा। अदालत ने साफ किया कि बिहार SIR पर आने वाला फैसला पूरे देश पर लागू होगा। याचिकाकर्ताओं को अदालत ने छूट दी है कि वो बिहार से जुड़े मुद्दों के साथ साथ देश भर में चल रहे SIR पर दलीलें रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम की 3 अहम धाराओं को अस्थायी रूप से रोक दिया। इसके बाद जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा, ये राहत हमारे विश्वास को मजबूत करती है कि देश में न्याय जिंदा है। उन्होंने वक्फ संशोधन कानून को काला कानून बताते हुए कहा, यह संविधान पर सीधा हमला है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी AIMPLB के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा, कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की कई दलीलों को मान लिया है। अब वक्फ संपत्तियों को ना तो कब्जे से हटाया जा सकता है और ना ही सरकारी रिकॉर्ड में बदलाव किया जा सकता है। हालांकि AIMPLB का मानना है कि पूरा कानून ही रद्द होना चाहिए, क्योंकि कई हानिकारक प्रावधान अभी भी लागू हैं, जैसे वक्फ बाय यूजर को खत्म करना और अनिवार्य वक्फ डीड की शर्त। ऑल इंडिया मजलिस मुशावरत के अध्यक्ष नवैद हामिद ने भी फैसले का स्वागत किया और कहा कि वक्फ संपत्ति का फैसला अब कलेक्टर नहीं बल्कि वक्फ ट्रिब्यूनल करेगा। उन्होंने इसे बीजेपी सहयोगी दलों यानी TDP और JDU के लिए चेतावनी में बताया। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को पूरी तरह से रोकने से इनकार कर दिया, लेकिन इसके कुछ विवादित प्रावधानों पर फिलहाल रोक लगा दी है और फिलहाल लागू न करने का आदेश दिया है।
मुख्य न्यायाधीश BR गवई और न्यायमूर्ति AG मसीह की बेंच ने कहा, इन धाराओं के कारण वक्फ संपत्तियों और अधिकारों पर मनमाना असर पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कई संवेदनशील प्रावधानों पर रोक लगाई है ताकि वक्फ संपत्तियों के अधिकार सुरक्षित रहें और किसी भी पक्ष का नुकसान न हो। वक्फ कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने किसी व्यक्ति को वक्फ बनाने के लिए कम से कम 5 साल से इस्लाम का अनुयायी होना चाहिए, ये प्रावधान रोक दिया। कोर्ट ने कहा कि इसके लिए राज्य सरकारों को पहले नियम बनाना जरूरी है। किसी संपत्ति को वक्फ मानने से पहले सरकारी अधिकारी की रिपोर्ट पर निर्भर रहने वाले प्रावधान पर भी रोक लगाई गई है। कोर्ट ने कहा कि कार्यपालिका को नागरिकों के अधिकार तय करने की अनुमति नहीं है। गैर मुस्लिम सदस्यों को वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में शामिल करने पर रोक नहीं लगाई गई, लेकिन कहा गया कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO संभव हो तो मुस्लिम होना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्रीय वक्फ परिषद में 20 में से अधिकतम 4 गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं और राज्य वक्फ बोर्ड में 11 में से अधिकतम 3 गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं। वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान पहले की तरह लागू रहेगा, लेकिन कोर्ट ने समय सीमा बढ़ा दी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह आदेश सिर्फ प्रारंभिक है। अंतिम सुनवाई में पक्ष अपने तर्क रख सकते हैं। जब तक जांच पूरी नहीं होती, वक्फ संपत्ति और रिकॉर्ड सुरक्षित रहेंगे। बता दें, केंद्र सरकार ने 2025 में वक्फ कानून में कई बदलाव किए थे, जिनमें वक्फ बनाने की शर्त बदलना, गैर मुस्लिम सदस्यों को बोर्ड में शामिल करना और वक्फ संपत्तियों पर सरकारी अधिकार देना शामिल था। कई राजनीतिक पार्टियों और संगठनों ने इस कानून की संवैधानिकता को चुनौती दी थी। भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का मुकाबला रविवार को दुबई में खेला गया। भारत ने ये मैच 7 विकेट से जीत लिया और पाकिस्तान पर अपनी दशक भर की जीत की परंपरा को और आगे बढ़ा दिया। लेकिन पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को ये मैच उतना रोचक नहीं लगा। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि उन्होंने 15 ओवर के बाद मैच देखना ही बंद कर दिया और फुटबॉल का मैनचेस्टर डर्बी देखने लगा। गांगुली ने कहा, मैं हैरान नहीं हूँ, मैच एक तरफा था, इसलिए मैंने चैनल बदल दिया। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी की अंतिम यात्रा का खर्च उठाने से भाजपा ने इनकार कर दिया है। पार्टी की ओर से कहा गया कि अंतिम संस्कार में खर्च हुए 20 से 25 लाख रुपए रूपानी परिवार देगा। दिव्य भास्कर ने सूत्रों के हवाले से ये खबर थी। बताया है कि अंतिम यात्रा के दौरान फूल, टेंट और अन्य व्यवस्था करने वाले व्यापारी जुलाई में रूपानी के घर गए और परिवार से पैसे मांगे थे। परिवार को जब पता चला कि पार्टी की ओर से भुगतान नहीं हुआ तो उन्हें झटका लगा। हालांकि उन्होंने पैसे चुका दिए। दिव्य भास्कर को रूपानी के पारिवारिक मित्र ने बताया कि पैसे का सवाल नहीं है, लेकिन बीजेपी का ऐसा रवैया बेहद तकलीफदेह है और बेदर्दी भरा है। पार्टी ने पहले कोई सूचना भी नहीं दी। बता दें, विजय रूपानी का निधन 12 जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान दुर्घटना में हुआ था। विजय रूपानी को लेकर दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में नेता भी टिप्पणी कर रहे हैं। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि एयर इंडिया क्रैश में विजय रूपानी जी की दुखद मौत हो गई थी, लेकिन उससे भी ज्यादा दुखद यह है कि अंतिम संस्कार में जो 25 लाख रुपए खर्चा आया, बीजेपी ने बिल भुगतान करने से मना कर दिया। कहा, परिवार से वसूलो, जो अपनों के ना हुए वो आपके क्या खाक होंगे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि बिहार में भागलपुर के पीर पैंती में 10 लाख पेड़, 1050 एकड़ जमीन राष्ट्र सेठ गौतम अडानी को पावर प्लांट लगाने के लिए 1 रुपए प्रतिवर्ष पर 33 साल के लिए दे दी गई। जब आज प्रधानमंत्री मोदी बिहार जा रहे हैं, तब वहां के ग्रामीणों को नजरबंद कर दिया गया ताकि वो धरना ना दे सके। महाराष्ट्र में जब चुनाव हुए तो उससे पहले पावर प्लांट का प्रोजेक्ट और धारावी गौतम अडानी को दे दिया। इसी तरह झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी चुनाव से पहले गौतम अडानी को प्रोजेक्ट दिए गए। ये बहुत लंबी लिस्ट है और ये बीजेपी को लगता है कि हम चुनाव हार जाएंगे तो उससे पहले गौतम अडानी को सौगात दे दी जाती है। पवन खेड़ा ने कहा कि नरेंद्र मोदी बिहार से जाते जाते अपने दोस्त अडानी को 1050 एकड़ जमीन देने जा रहे हैं। ये 2400 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, जिसका बजट 21,400 करोड़ रुपए है। इसकी घोषणा बजट में भी हुई थी। हालांकि उस वक्त सरकार ने कहा था कि वो खुद ये प्लांट लगाएगी, लेकिन बाद में सरकार ने हाथ खड़े कर दिए और ये प्रोजेक्ट गौतम अडानी को दे दिया। बिहार की जमीन पर बिहार के पैसे से बना हुआ प्लांट, बिहार के कोयले से बनी हुई बिजली बिहार के लोगों को 6 रुपए प्रति यूनिट में बेची जाएगी। ये लूटने के बाद डबल लूट है। अडानी को नरेंद्र मोदी के दोस्त होने का फायदा मिल रहा है।
अभी तक के लिए बस इतना ही। बाकी की ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए RKB न्यूज़ के साथ। मैं विजय प्रताप अब आपसे अनुमति चाहता हूँ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।